जय महाकाल। आधुनिक युग के कावड़ यात्री की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कार्तिक की कावड़ यात्रा के बारे में हम बात करते हैं। एक ऐसे यात्री जिन्होंने महाकाल के पुनर्निर्माण के बाद, महाकाल कॉरिडोर के निर्माण के बाद, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उनके उद्घाटन के अगले दिन ही महाकाल से माँ शिप्रा का जल लेकर केदारनाथ की ओर प्रस्थान किया साइकिल से, और उस साइकिल से उस यात्रा को पूरा करने के बाद केदारनाथ जाकर वहाँ पर माँ शिप्रा के जल से अभिषेक किया। ये बात यहाँ थमी नहीं है। वहाँ से जल अभिषेक करने के बाद वहाँ मंदाकिनी का जल लेकर वे लौटे हैं जो महाकाल का अभिषेक करेंगे। ऐसी सोच वाले नीरज याग्निक हमारे साथ मौजूद है। नीरज भाई, स्वागत है और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ और मेरे सहयोगी राजा शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा भाई, आपका भी स्वागत है। ये शो जो हो रहा है राजा भाई, आपकी एक अलग अनुभूति नीरज भाई को लेकर थी। आपकी सोच थी कि इस तरह के जो काम नीरज भाई करते हैं, अद्भुत काम करते हैं, उनको लेकर हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए ताकि बाकी लोग भी प्रेरणा ले पाएँ। तो मैं चाहता हूँ कि आगे इस कार्यक्रम को आप भी आगे बढ़ाएँ। देखिए, मेरा ये मानना है, नीरज याग्निक जो व्यक्ति है वो एक मतलब जिसको ना हार्डकोर डिटरमाइन शख्सियत है। मतलब यदि कोई चीज़ ठान लेते हैं ना, तो उसको संकल्प को, मनोरथ को सिद्ध करने में वो बहुत ही पुख्ता रूप से अंजाम देते हैं। हमने जितना समझा, जितना देखा इस पर्सनालिटी को, ये जिसको कहते हैं वर्सेटाइल व्यक्ति है। ये धार्मिक अनुष्ठानों में भी, राष्ट्र अनुष्ठानों में भी, और अपने जुनून को, पैशन को साइकिल से लेके पहाड़ों तक जाने का भी ये व्यक्ति मादा रखता है। कश्मीर से कन्याकुमारी की वो यात्रा साइकिल से की जा सकती है, तो नीरज याग्निक से पूछा जा सकता है कि कैसे की। गुजरात से लेके आसाम तक पहुंचने में, डिब्रूगढ़ तक पहुंचने के लिए नीरज याग्निक से पूछा जा सकता है कि साइकिल की यात्रा है कैसे की। तो मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं नीरज याग्निक जी, आइए उनसे चर्चा करते हैं कि नीरज भाई, ये कैसे आपके मन में ख्याल आता है, और ये अद्भुत जो क्षमता, अद्भुत जो आपके अंदर एक कितने संकल्प को, मनोरथ को सिद्ध करने की, ये कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको? राजा भाई, मैं कोई सी भी साइकिल यात्रा जब करता हूँ जी, तो मैं सोच के रखता हूँ कि ये मेरी अंतिम साइकिल यात्रा है। और वाकई रास्ते में मैं ईश्वर से बोलता हूँ कि हे ईश्वर, ये मेरी आखिरी यात्रा रहे। और मेरी हर यात्रा अंतिम ही रहती है जी। पर जब भी कुछ प्रसंग होता है या कुछ ऐसा इतिहास गढ़ा जाता है, तब कुछ एक ऊपर से ईश्वर क्या मालूम दिमाग में कुछ पिन करता है और एक नया कुछ ख्याल आ जाता है, कुछ और हो जाता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? महाकालेश्वर से शिप्रा जी का जल लेके आपको केदारनाथ जी, अचानक कैसे मन में ख्याल आया कैसा किया जाना चाहिए? जब महाकाल लोक का लोकार्पण होने वाला था और शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री जी पहुंचने वाले थे, तो 2 बजे एकदम से दिमाग में आया कि यह जो हो रहा है, मंदिर टूटने के इतिहास हैं, तो मंदिर के पुनर्निर्माण भी इतिहास में 100 साल, 200 साल, 500 साल बाद दर्ज होगा। तो मैंने बोला, जब इतना बड़ा चीज़ होने जा रही है और अगर मैं घर पर यहाँ आराम से बैठा रहूँगा तो ये ठीक नहीं है। और मामला महाकाल का था, तो कुछ ऐसा बड़ा किया जाए कि शहर के लोग और जितने जानने पहचानने वाले लोग हैं उनके दिल को भी अच्छा लगे और मेरे दिल को भी अच्छा लगे। तो बस फिर टारगेट लिया तो वो केदारनाथ जी का ही लिया, सीधे महाकाल से। कमाल की बात है। तो ये केदारनाथ जी का ख्याल कैसा है कि केदारनाथ जी जाया जाना चाहिए? मतलब कि बड़ा करना है, अच्छी बात है, लेकिन इतना बड़ा करना है कि सीधे पहाड़ों तक जाना है? देखिए, महाकाल मतलब कि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। ठीक बात है। तो उनके साथ अगर वहाँ से माँ शिप्रा का जो मोक्षदायिनी कहलाती है, तो उस जल को अगर कहीं अर्पण करना है तो उसी लेवल पे जाना था। तो मुझे ऐसा लगा कि केदारनाथ जी ही उचित रहेंगे और बाकी ईश्वर ले जाएगा। दूरी और जो है वो अगर दिमाग में ला रहा है कोई चीज़, तो उसे पूरा कराना भी उसका काम है। फिर कुछ डिटेल शेयर कीजिए आपकी, कैसे आपकी यात्रा होती है, किस प्रकार के चैलेंजेस आपके पास आते हैं? देखिए, मैं जितना भी जैसे मुझे जाना है जी, तो मैं उस यात्रा को पहले तो तोड़ता हूँ
अगर मुझे यहाँ से केदारनाथ जी जाना था जी तो मैंने यात्रा को जाने से पहले ही प्लान कर लिया कि मुझे गुना जाना है, फिर मैंने प्लान किया मुझे ग्वालियर जाना है, फिर उसके आगे जाना है, फिर उसके आगे जाना है। तो मैंने उसको 6 दिन में यात्राओं को पहले तो तोड़ा। उसके बाद जब मैं पहले दिन की मेरी यात्रा करी तो उसको भी फिर मैं टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ता जाता हूँ कि अब मुझे सबसे पहले मक्सी जाना है, फिर मैं प्लान करता हूँ कि मुझे शाहजहाँपुर जाना है, फिर मैं प्लान करता हूँ कि मुझे ब्यावरा जाना है। तो टारगेट को जब छोटा छोटा तोड़ते हैं और फिर उसको बाद में जाके उनको सबको मिलाता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि अगर एक मोटी रस्सी है जी जिसे हाथी भी नहीं तोड़ सकता, पर जब वो छोटी छोटी रहती हैं तो वो तिनकों में टूट जाती है। तो मेरे सब ये यात्राएं सब तिनके हैं जी। और बाद में ये गुथ के बड़ी मोटी रस्सी बनाने का मैं प्लान बनाता हूँ। तो जैसे आपने मेरा अनुभव कहता है आपको स्टडी को लेकर कि आप तकरीबन अभी तक 50,000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से कर चुके हैं देश भर के अंदर, सब मिला के बात करें तो ये साइकिल की जो आपकी दुनिया अलग बसी हुई है, ये दुनिया एक अलग ही नीरज याग्निक की दुनिया बसी हुई है। लोग गाड़ियों से जाने में डरते हैं, मोटरसाइकिल से जाने में डरते हैं, आप तो साइकिल यात्री हो गए। और इस यात्रा को मतलब कोई संदेश तो रहता होगा किसी न किसी यात्रा में आपके साथ? देखिए, साइकिल जब हम चलाते हैं जी तो मेरा सोचना है कि आप प्रकृति के सबसे करीब होते हैं। ओके जब आप कार से जाते हैं तो आप नेचर से इतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ओके आप सोचें कि पैदल जाने में भी आप नेचर से कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि आपका ध्यान ज़मीन की तरफ रहता है कि गिर न जाए। साइकिल एक ऐसी चीज़ है जिससे आप प्रकृति के सबसे करीब रहते हैं, और जब प्रकृति के आप सबसे करीब रहते हैं तो आप ईश्वर के सबसे करीब रहते हैं। तो एक तो मैं साइकिलिंग को ईश्वर के सबसे करीब होने का वो मानता हूँ। तो मुझे एक तो थकान भी नहीं होती क्योंकि ईश्वर मेरे साथ रहता है, और जब ईश्वर आपके साथ रहता है तो आपके दिमाग में सकारात्मक विचार आते हैं। तो आप सकारात्मक विचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और ख़ासकर विशेषकर युवाओं तक पहुंचा सकते हैं जो आज के ज़माने में बहुत जल्दी टूटता है। तो मैं अगर 57 की उम्र में अगर कुछ सकारात्मक युवाओं को दे पाऊँ और जिससे वो नशे से दूर हो पाएँ, वो अच्छे विचार ला सकें और अपने अंदर लड़ने का जुनून ला सकें, यही सब मेरे मन में रहता है। और यात्राओं को मैं धीरे धीरे अब धर्म से जोड़ रहा हूँ कि धर्म से जब फिटनेस जुड़ेगा तो फिटनेस बड़ा आसान होता जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ रहता है, मंजिल की तरफ रहता है। कुछ रोमांचकारी क्षण पहलू जिनको आप शेयर करना चाहें कि यार मैं जब ऐसा जा रहा था तो मेरे साथ उस समय ऐसा हुआ, कुछ ऐसी बातें जो आपने इतनी लंबी यात्राएं की तो कुछ हुआ ही होगा ऐसा? हर यात्रा में होता है, और हर यात्रा में एक्सीडेंट भी होते हैं। अच्छा। इसमें भी मैं पहाड़ी जैसे चढ़ने लगा जी तो ऋषिकेश के बाद पहली जो आखिरी रेलवे लाइन है मैं उस पर गिर पड़ा। तो चलता है ऐसा। मेरा वीडियो भी शूट हो गया है। जी मैं जा रहा था और पहाड़ी से जैसे बादल फट जाते वैसा पानी आया सीधे। जी आप समझ लीजिए कि मैं चल रहा हूँ और मैं मुश्किल से 2-3 मीटर आगे होऊंगा और वो पानी मेरे पे भी आया ज़मीन पे गिरने के बाद। तो इस तरीके के अनुभव होते हैं। तो ये ईश्वर हमें लड़ना सिखाता है और बचाता भी वही है। मैं नीरज भाई, जैसा राजा भाई ने कहा 50,000 किलोमीटर की यात्रा अभी तक साइकिल से आप कर चुके हैं। रोमांच हर यात्रा में आपके साथ होता है। कभी जहन में डर नहीं आया? कभी किसी ने रोका नहीं? परिवार की तरफ से भी भरपूर सपोर्ट मिला? देखिए, परिवार और दोस्तों का सपोर्ट रहता तो ही ये सब इतनी चीज़ें हो सकती हैं। और परिवार और दोस्तों का, बल्कि अपने पूर्वजों का भी सपोर्ट रहता है ऊपर से। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ और सूर्य देवता जब मेरे साथ चलते हैं, वो कई बार ऐसा रहता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों मेरे साथ चलते हैं। क्या बात है। और शाम को भी कई बार ऐसा रहता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों मेरे साथ साथ चलते हैं। तो सपोर्ट करने के लिए मेरे पास तो पूरी ऊपर से ईश्वरी शक्तियाँ रहती हैं, इसलिए हो जाता है सब, बड़ा आसान है। वैसे इंदौर शहर की बात करें हम तो इंदौर शहर में नीरज भाई को एक फिटनेस आइकॉन के तौर पे जाना जाता है। लेकिन ये बात यहाँ थमती नहीं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अब नीरज भाई इंटरनेशनली भी कई लोगों को गाइड भी करते हैं। आपने नीरज भाई कहा कि मैं युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि वे ड्रग्स की तरफ नहीं जाएं, दूसरी चीज़ों की तरफ नहीं जाएं, फिटनेस की तरफ जाएं।
तो कितना सफल होते हैं आप इसमें? देखिए, कितना सफल होता हूँ ये तो मुझे नहीं मालूम, पर कुछ ना कुछ तो सफल होता हूँ कि कई युवा मुझसे इसीलिए जुड़े हैं। कई लोग मुझसे मिलते हैं तो वो बोलते हैं हम आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि अंकल आप जब कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ तो होता होगा, और कुछ ना कुछ होता है, इसीलिए नया करने की और हमें इच्छा होती है। जिस तरह से साइकिल से महाकाल परिसर के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लोकार्पण किया, और सबसे बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब केदारनाथ पहुंचे उसके 2 दिन पहले नीरज भाई अपनी यात्रा पूरी करके इंदौर लौट चुके थे। माँ शिप्रा का, मोक्षदायिनी माँ शिप्रा का जल अभिषेक वहाँ पर केदारनाथ में करके, और वहाँ से केदारनाथ से माँ मंदाकिनी का जल लेकर जल्दी ही महाकाल परिसर में जाने की इनकी योजना है। ओट्समैन की आपने बात की, सर मैं धार्मिक वाली बात नीरज भाई ने जिक्र किया था। नीरज भाई आपके गरबों के कुछ लॉजिक बताइए। आप साकेत का गरबा देश दुनिया में बहुत पारंपरिक गरबे के रूप में, बहुत ही जिसको कहते हैं ना संस्कार भरा गरबा, उसके बारे में कुछ बताइए, लोग जानना चाहते हैं साकेत के गरबे के बारे में। देखिए, साकेत में गरबा की अगर बात करूं तो हमने उसमें धर्म, संस्कृति, मतलब परंपरा को नहीं छोड़ा है। उसमें हमने जो एक गरबे की परंपरा है उसको बिल्कुल बरकरार रखा है। हम बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं उसमें। सारे बच्चे एक जैसे ड्रेस में आएंगे, सभी को गरबे की वेशभूषा पहननी है, और सभी को एक जैसा गरबा करना है। सभी को जितने टाइम हम प्रैक्टिस कराएंगे सभी को एक साथ प्रैक्टिस करना है, अलग अलग भी नहीं। प्रैक्टिस के बाद हम सब खाना भी बैठकर साथ में खाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या परिवार का निर्माण करती हैं। और हमारा साकेत गरबा की टैगलाइन है कि हम रिश्तों में जीते हैं। तो हम रिश्तों में संयुक्त परिवार के रूप में लोगों को जीना सिखाना चाहते हैं। और मैं लोगों को, क्योंकि उसमें गरबे में चूँकि यंग लोग ज़्यादा रहते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप लोग 3-3 घंटे तक गरबा करते हैं, वो लोग पसीने से तरबतर रहते हैं। यानी आप मान के चलिए, क्योंकि मैं फिटनेस से जुड़ा हूँ, वो इतनी कैलोरी बर्न करते हैं कि एक हाफ मैराथन बड़ी आसानी से हो जाए। यानी वो लोग रोज़ प्रैक्टिस सेशन मिला के 20-20, 25-25 दिनों तक हाफ मैराथन रोज़ दौड़ते हैं, जो असंभव है। लेकिन चूंकि मामला धर्म से जुड़ा है इसलिए बड़ी आसानी से वो लोग कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि धर्म और फिटनेस यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों बहुत अच्छी तरीके से चल सकते हैं। तो आपको ऐसा मानना है कि जो एक्सरसाइज व्यक्ति रूटीन में भी नहीं करता होगा, उस पंडाल में तकरीबन 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर 20-25 किलोमीटर चल लेता होगा, वॉक कर लेता होगा, दौड़ लेता होगा आपके हम तो उतनी कैलोरी बर्न करता है वो बिल्कुल मिनिमम। अगर जो आदमी 1.5 घंटे भी कर रहा है तो 10-12 किलोमीटर में जितना शक्ति लगती है उससे ज़्यादा लगा रहा है वो वहाँ पर। कहाँ से कहाँ तक की यात्राएं हो चुकी है, जरा बताइए दर्शकों को। कहाँ कहाँ से साइकिल आप चला चुके हैं, कितने कितने किलोमीटर चला चुके हैं, डिटेल में बताइए कुछ। मैंने शुरुआत तो BRM से करी थी। ये एक फ्रांस का इवेंट रहता है जो इंडिया में ऑडेक्स इंडिया कराता है। इसमें 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर की साइकिलिंग रहती है, जो साल में एक बार अगर हम चारों इवेंट कर लेते हैं तो सुपर रेंडोनियर बनते हैं। तो 2016-17 में मैं 4 बार तो सुपर रेंडोनियर बन गया था, यानी सारे इवेंट 4-4 बार करे। इसके अलावा मैंने करीब 8-10 और BRM करी हैं, तो कुल मिला के 25 एक BRM करी हैं, 200 से 600 किलोमीटर साइकिलिंग की। बाकी जब धारा 370 काटना हुआ तब मैंने लाल चौक पर झंडा फहरा कर कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा करी। द्वारका से डिब्रूगढ़ मैंने करा। उसका क्या लक्ष्य था? द्वारका से डिब्रूगढ़ का क्या मकसद लेके चले थे आप? मैं फिट इंडिया ही मेरा मेन रहता है कि 1 इंडिया सेफ इंडिया फिट इंडिया। मेरा सभी में लगभग वही रहता है कि 1 इंडिया सेफ इंडिया फिट इंडिया। क्योंकि एक तब मैं 55 साल की उम्र थी मेरी, तो मैं बताना चाहता था 55 साल का इंसान, एक सामान्य हिंदुस्तान का आदमी, ये 15 दिन में मैंने पूरी यात्रा करी थी। वो मैंने नर्मदा परिक्रमा करी, उसको मैंने धर्म से जोड़ा। मैंने विधिवत पूरी जिस तरह से नर्मदा परिक्रमा होती है वो 15 दिनों में साइकिल पर करी। मैंने लेह मनाली जो एक टफ राइड मानी जाती है उसको रिकॉर्ड 4 दिनों में पूरा किया। जब अयोध्या जी जाना था तो 3 दिनों में जाना था, तो मुझे भय था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं समय पर ना पहुंच पाऊं। तो मैंने कंटिन्यूस 35 घंटे तक 705 किलोमीटर साइकिल चला के पहला ब्रेक ही मैंने कानपुर में जाकर लिया। और जब इस वर्ष महाराणा प्रताप जयंती को मनाया जा रहा था तो यहाँ पर एक छोटा सा इवेंट था 5 किलोमीटर साइकिल का। जब महाराणा प्रताप जी का नाम जुड़ गया
तो मैंने बोला ठीक नहीं रहेगा 5 किलोमीटर चलाना। तो मैं 24 घंटे में हल्दी घाटी से वहाँ की पावन माटी लेकर यहाँ आया और उस 5 किलोमीटर यात्रा में फिर सम्मिलित हुआ। और अभी महाकाल से केदारनाथ जी की यात्रा करी है। इसके अलावा कई छोटी मोटी और राइड करी है, कावड़ करी है, छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें करी हैं। ये जो अद्भुत एक्सपीरियंस आपका रहता है, ये अद्भुत जो आपके मन में ये भाव आता है, ये क्या मतलब ऑल ऑफ सडन ही होता है कि आप प्लान करते हैं इन चीज़ों को? लगभग मेरे ख्याल से राइड चालू करने के 24 घंटे पहले मुझे नहीं मालूम रहता कि मैं ये करने जा रहा हूँ। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं एक ईश्वर ही है जो ये सब चीज़ें दिमाग में लाता है, और क्यों लाता है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। राजा भाई, कार्यक्रम को समाप्त करें उसके पहले अभी आप सभी दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ कि अभी महाकाल से केदारनाथ की यात्रा नीरज भाई ने जिस दिन घोषणा की उस दिन दोपहर बाद उनका मन बना शायद, और उसके बाद एकाएक हमें भी खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिली कि नीरज भाई कल सुबह 4 बजे उठकर महाकाल जा रहे हैं और महाकाल से केदारनाथ की यात्रा पे जाएंगे। तो जो बात इन्होंने कही कि एकाएक ही होता है और तुरंत 24 घंटे 12 घंटे पहले मैं तय करता हूँ और निकल पड़ता हूँ, तो ऐसा जुनून, ऐसा अपने काम के प्रति लगाओ, अपने स्वास्थ्य के प्रति लगाओ और उस लगाव को लोगों की फिटनेस के प्रति जागरूक करने का काम नीरज भाई बखूबी करते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे शख्स को हम आज का आधुनिक कांवड़ यात्री कहें तो कोई बेईमानी नहीं होगी। सही बात यही है कि इस तरह के काम करने वाले शख्स बहुत कम होते हैं जो अपने कामों के ज़रिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। बहरहाल नीरज भाई और राजा भाई, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगली यात्रा में आपसे कुछ आप एकाएक एक कार्यक्रम करेंगे, प्लान करेंगे, तो मैं और राजा भाई फिर आपसे रूबरू होंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी, राजा शर्मा और नीरज याग्निक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।